नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 33 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में और ये पार्ट 1 रहने वाला है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जब आप सीआईबी करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज का न्यूमेरिकल और बहुत ही डेप्थ वाला पार्ट आप सीआईबी में पढ़ेंगे। यहाँ बस हम ऊपर-ऊपर से देख रहे हैं भाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इवैल्यूएशन कैसे जो है इवॉल्व हुई है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फॉरेन या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट ही उसे फॉरेक्स मार्केट के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के एक ही बात होती है। और कौन-कौन से लोग मार्केट पार्टिसिपेंट यानी फॉरेक्स मार्केट में कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन खरीदने, बेचने, वगैरह करने का काम करता है। तो स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर वेरी डीप एंड वाइड विथ प्रेजेंट फ्लो टोटलिंग यूएसडी 6.6 ट्रिलियन पर डे। ये बोलते हैं भाई कि जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है ना बहुत गहरी है, मतलब समुंदर है एक तरीके से। बहुत गहरी और चौड़ी है, जैसे समुद्र में पानी होता है। और करंटली अगर एक दिन में इसकी ट्रेड देखी जाए ना, तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर की पर डे की ट्रेड है। हम कितने डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं? 5 ट्रिलियन की। हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना इंडिया का। और यहाँ 6.6 ट्रिलियन की ट्रेड डेली हो रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारा पूरा देश मिल करके अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचने के प्रयास में है। और ये पर डे 6.6 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेडिंग करते हैं। इतना मतलब ब्रॉड है ये अपने आप में। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड द मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग ग्लोबल इन नेचर विथ नो बाउंड्रीज और बॉर्डर्स। तो बहुत पार्टिसिपेंट्स होते हैं यहाँ पर, कोई लिमिट नहीं है, हर कई तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, आगे हम बात भी करेंगे। और जो मार्केट की खासियत है ना, वो ये है कि ये ग्लोबल होती है नेचर में। किसी कोई बाजार जैसा हिसाब नहीं होता है कि हम मार्केट में गए वहाँ से आलू और टमाटर खरीद लाए, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ के रखती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई कंक्रीट कोई बॉर्डर नहीं होता है। यानी फॉरेक्स मार्केट पूरी दुनिया के सभी देशों में मौजूद है एक हिसाब से देखा जाए तो। Being primarily an over-the-counter market, new product like FX retail have emerged to give customer far deeper reach into the market। मतलब ये बोलते हैं कि जो मार्केट है सर ना, प्राइमरली ओवर द काउंटर मार्केट है। ओवर द काउंटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। ये काउंटर है, यहाँ पर ब्रांच मैनेजर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आकर के 2 कस्टमर बैठते हैं और डिस्कस करके कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मेज पर। ओवर द काउंटर इसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो यानी जैसे मान लीजिए मुझे एफडी करवानी है, तो मैं ब्रांच जाऊँ और एफडी करवाऊँ। तो ये काम क्या हुआ? ओवर द काउंटर काम हो गया, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन ही कर सकूँ, अगर मैं ईएफडी बना लूँ, तो मुझे फिर ओवर द काउंटर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इंटरनेट पे लॉगिन करूँगा पीएनबी वन या फिर एसबीआई योनो में लॉगिन करूँगा, वहाँ से एफडी बना। लेकिन अगर मुझे ब्रांच जाना पड़े और फिर आमने-सामने बैठकर मेज़ पर ओवर द काउंटर, काउंटर पर अगर डिस्कशन, तो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग बोलते हैं, समझ गए? ये ओवर द काउंटर मार्केट है। फ़ोन वगैरह करके भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्रांच में जाया जाए। आप फ़ोन कर दीजिए अपनी ब्रांच को कि भई हमारे लिए $1000 खरीद करके रखो, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इन ओवर द काउंटर। लेकिन नए प्रोडक्ट आए हैं जैसे एफएक्स फॉरेन एक्सचेंज रिटेल आया हुआ है। ये जो है मतलब कहने का कि वेबसाइट है एक तरीके से, जो कस्टमर को जो है मार्केट में रीच करने में ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो यहाँ हमने बात करी भई पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत गहरी और बहुत ही चौड़ी है, बहुत ही डीप एंड वाइड है। और इसकी पर डे अब ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस केवल आइडिया लीजिए कि हाँ 6.6 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड पर डे होता है। बहुत तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं इस फॉरेक्स मार्केट में। और मार्केट की अगर खासियत देखी जाए तो ये ग्लोबल होती है नेचर में, कोई बाउंड्री और जो है बॉर्डर नहीं होता है। प्राइमरली ये ओवर द काउंटर मार्केट होती है, ओवर द काउंटर मार्केट है। तो ऐसे में एफएक्स रिटेल जो है एक प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर को इस मार्केट से जोड़ने का मौका देता है। आगे बात करते हैं प्रोफाइल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट। तो डेफिनेशन देखनी है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2N ऑफ फेमा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज एज फॉलोज। तो फेमा एक्ट में फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन दी गई है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। पहला, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन की करेंसी, विदेश की करेंसी है, वो डॉलर भी हो सकती है, यूरो भी हो सकती है, रियाल भी हो सकती है, जो भी करेंसी हो।
फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन की करेंसी एंड इंक्लूड, इसके अलावा ये भी शामिल होता है। फॉरेन करेंसी तो होगी ही होगी, उसके अलावा ये लिस्ट है, ये भी शामिल होता है क्या क्या, डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी एंड उसमें और डिपॉजिट यानी फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी में लोन, फॉरेन करेंसी में बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में अगर डिपॉजिट है, फॉरेन करेंसी में क्रेडिट है, फॉरेन करेंसी में कोई पेबल अमाउंट है, बैलेंस है, तो वो सभी के सभी फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट माने जाते हैं। ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड आर ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। तो आपके पास ड्राफ्ट है, ट्रेवलर चेक है, एलसी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कि इंडियन करेंसी में ड्राफ्ट लिखे गए हैं, लेकिन जब पेमेंट होनी है तो वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट होनी है। तो ऐसे जो ड्राफ्ट, एलसी या फिर ट्रेवलर चेक होते हैं, इनको भी फॉरेन एक्सचेंज का ही पार्ट माना जाता है। ड्राफ्ट्स, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशन आर पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। अब ये बोलते हैं कि कुछ ऐसे ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक और एलसी वगैरह होंगी जो विदेशियों द्वारा ड्रा किए गए होंगे। ठीक है, ड्रॉन बाय बैंक, इंस्टीट्यूशन यानी कि कंपनियां या पर्सन जो आउटसाइड इंडिया के हैं, यानी कि फॉरेनर कंपनी, फॉरेनर, फॉरेन बैंक, फॉरेन पर्सन के द्वारा अगर कोई चेक ड्रॉ किया गया है, लेकिन उसकी पेमेंट इंडियन करेंसी में हो। ठीक है, यानी कि डॉलर में बिल है लेकिन पेमेंट रुपए में होनी। यहाँ पर क्या था, रुपए का बिल है लेकिन पेमेंट डॉलर में होनी। तो ये सभी फ्रेंड जो है, ये तीनों चीजें फॉरेन एक्सचेंज ही मानी जाती हैं। ठीक है, ये सभी फॉरेन एक्सचेंज ही मानी जाती हैं। The forex market has developed as a consequence of इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशंस। कैसे डेवलप हुई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड होना था, हमें कई देशों से खरीद और बेच करनी थी, और फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट भी होती थी, विदेश मतलब दूसरे देशों के पैसे की भी, डॉलर की जरूरत। इन वजहों से ये मार्केट डेवलप हुई है। इट इज प्राइमरली एन ओवर द काउंटर मार्केट ऑल्दो देयर आर एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन एज वेल इन द सेगमेंट ऑफ फ्यूचर। तो ये बोलते हैं अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये जो मार्केट है ओवर द काउंटर है, ओवर द काउंटर मार्केट है, लेकिन अभी एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजेक्शन भी होने लगी हैं, खास करके फ्यूचर्स में। ठीक है, कहाँ पर, फ्यूचर्स में। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है। 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। तो इसमें जो फ्यूचर है वो एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। While this constitute the depth of the market, the physical spread of the market covers every country in the world from New Zealand and other minor island nation, even more in the east, to the giant economies of West USA। ये बोलते हैं भाई कि जो ये ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, इससे मार्केट में गहराई आती है, लेकिन अगर हम इसकी स्प्रेड देखें, अगर इसकी वाइडनेस देखें, अगर चौड़ाई देखें, तो मार्केट जो है दुनिया के सभी देशों को कवर करके रखती है। जैसे न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, बस ऐसे समझते हुए चलिएगा। इट स्पैन अ ह्यूज टाइम जोन ऑफ 19 आवर्स बिटवीन ऑकलैंड एंड सैन फ्रांसिस्को। मतलब ये बोलते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट है, एक जगह के समय में और दूसरे जगह के समय में 19 घंटे का अंतर है, टाइम जोन में 19 घंटे का अंतर है। जैसे इंडिया में जितना समय होता है, लंदन में शायद 5.5 घंटे ज़्यादा हो रहे होते हैं, 5.3 घंटे ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो वही बोल रहा है कि ऑकलैंड में जो समय है, सैन फ्रांसिस्को में उससे 19 आवर्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। इतना ज़्यादा इसका स्प्रेडनेस है। यानी कि व्हेन द फॉरेक्स मार्केट ओपन्स इन ऑकलैंड एट 9 AM, 9 बजे जब ऑकलैंड में फॉरेक्स मार्केट ओपन होती है, इट इज स्टिल ओनली 1 PM इन एट सैन फ्रांसिस्को ऑन द प्रीवियस डे। तो अभी सैन फ्रांसिस्को में पिछले दिन का सिर्फ रात के 1 बजे हैं। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ऑकलैंड वाले सुबह 9 बजे जब ड्यूटी पर जा रहे हैं, उसी समय अभी जो हमारा ये सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पर रात के 1 बज रहे हैं, वो भी पिछले दिन का। अभी रात के 1 बजे हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तब जाकर के मॉर्निंग हो पाएगी। समझ गए बात को? मतलब पिछले दिन का है, 19 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर ये लेकर के खड़ा होता है। यही ये बताना, क्या इतना मायने रखता है ये 19 घंटे, यहाँ 1 बज रहे हैं, वहाँ नहीं, कुछ भी मायने रखता है, केवल समझने की बात है।
समझिएगा, एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे। सेंट्रली लोकेटेड रीजन लाइक बहरीन हैव द एडवांटेज ऑफ being able to participate in the market as distant as Tokyo in the east, New York in the west, primarily because of its geographical situation। भाई कि क्या होता है कि अगर देखो तो इधर जो है ईस्ट में टोक्यो है, वेस्ट में न्यूयॉर्क है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जैसे बहरीन वगैरह हैं, तो इनको जो है लोकेशन का फ़ायदा, जियोग्राफिकल सिचुएशन का फ़ायदा मिलता है। मतलब इनके टाइमिंग में 2.5-3 घंटे का अंतर है। 2.5-3 घंटे यानी कि न्यूयॉर्क में मान लो सुबह 9 बज रहे हैं, तो हो सकता है बहरीन में हो सकता है सुबह 6 बज रहे हों। तो इस तरीके से ये इस चीज़ का एडवांटेज पाते हैं। समझ रहे हैं क्या एडवांटेज का मतलब कहना चाहता हूँ? कि आप सोचिए ना, जैसे अगर यहाँ सैन फ्रांसिस्को में रात के 1 बज रहे हैं, वहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ट्रेड ज़्यादा चांसेज़ हैं कि ऑकलैंड में हो और यहाँ पर ना हो। ठीक है? तो वही सब बता रहे हैं भाई कि इनको जो है फ़ायदा मिलता है कि चलो हमारी लोकेशन ऐसी है। जैसे मतलब सोचो कि जब हमारे यहाँ पर दिन होता है, अमेरिका में रात होती है, बराबर है ना? तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर बात करें तो जियोग्राफिकल सिचुएशन में होने की वजह से बहरीन वगैरह को फ़ायदा मिलता है कि वो टोक्यो के साथ में और न्यूयॉर्क वगैरह के साथ में साइमल्टेनियसली जो है ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स मार्केट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसी लाइक यूएस डॉलर, यूरो, स्टर्लिंग पाउंड, जापानीज़ येन एंड लेसर ट्रेडेड रीजनल करेंसीज लाइक कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, इंडियन रूपी। तो इसमें फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करने वाली करेंसी कौन-कौन सी हैं? भाई अमेरिकन डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं, ठीक है? जापानीज़ येन वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसी है। कम ट्रेड की जाने वाली करेंसीज़ भी मौजूद हैं, जैसे कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, इंडियन रुपए वगैरह है, चाइनीज़ करेंसी वगैरह भी आ जाएँगी। तो क्या इतनी ही करेंसीज़ होती है? नहीं, ये सिर्फ़ कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि हाँ, ये करेंसीज़ मौजूद हो। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स मार्केट इज़ एन इंटरबैंक market that took shape in 1971 when global trade shifted from fixed exchange rate to floating। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज या हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है, ये इंटरबैंक मार्केट होती है। एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ट्रेड करता है और ये 1971 में जो है सामने निकल कर के आती है। वो भी तब जब ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हुआ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आरबीआई डिसाइड करता था कि डॉलर का रेट क्या हो। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब अब यहाँ पर एक्सचेंज रेट मार्केट द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है? दिस इज अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन अमंग द फॉरेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी इन अ करेंसी यूनिट ऑफ एनी गिवन नेशन फॉर करेंसी ऑफ अनदर नेशन एट ए एग्रीड रेट ऑन स्पेसिफाइड डेट। कुछ नहीं कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई कि $1 कितने का है सर? 90 रुपए का। तो बस यही $1 इक्वल टू 90 रुपए का ही कहानी बता रहे हैं। ये सेट ऑफ ट्रांज़ैक्शन होती है जो फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में होती है। यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ मनी का एक्सचेंज होता है। $1 देंगे, 90 रुपए लेंगे, ठीक है? कोई एक देश की करेंसी देंगे, दूसरे देश की करेंसी लेंगे। रेट एग्रीड रहता है 90 रुपए और किसी विशेष डेट पर ये काम होता है। बस वही चीज़ फॉरेक्स ट्रांज़ैक्शन का पार्ट होती है। ड्यूरिंग एक्सचेंज द एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी टू अनदर करेंसी डिटरमाइंड सिंपली बाय सप्लाई एंड डिमांड एक्सचेंज टू बोथ पार्टीज एग्री। मतलब कहने का कि जब एक्सचेंज होता है तो जैसे मैंने कहा कि $1 इक्वल टू 90 रुपीज़। ये कैसे डिसाइड होता है $1 90 रुपीज़, $1 इक्वल टू 60 रुपीज़। तो वही बता रहे हैं कि $1 इक्वल टू 90 रुपीज़ इसलिए डिसाइड होता है क्योंकि सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है। डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है सप्लाई कम है, महँगा है, ठीक है? अगर डॉलर ज़्यादा हो जाए, खूब सप्लाई हो जाए तो सस्ता हो जाए। तो वही डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है कि एक्सचेंज रेट क्या रहने वाला है। $1 के बदले में कितने रुपए लगेंगे, वो यही से डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से। द स्कोप ऑफ ट्रांज़ैक्शन इन द ग्लोबल करेंसी मार्केट इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग व्हिच इज़ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एवोल्यूशन ऑफ करेंसी रिस्ट्रिक्शन इन मैनी नेशंस। तो बोलते हैं कि भाई स्कोप ऑफ ग्लोबल करेंसी मार्केट में ट्रांज़ैक्शन का स्कोप है, वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एवोल्यूशन ऑफ करेंसी रिस्ट्रिक्शंस इन मैनी नेशन। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी हम सभी देशों में अपना चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। सभी देश यही प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेचें। एवोल्यूशन ऑफ करेंसी रिस्ट्रिक्शंस यानी कि करेंसी पर जो रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे देशों ने लगा रखी थी, उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो इस वजह से जो ग्लोबल करेंसी मार्केट में ट्रांज़ैक्शंस बढ़ती जा रही हैं। दिस इज़
largely due to growing importance of foreign exchange as an asset class and an increase in fund management asset, particularly of hedge fund and pension fund। बोलते भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत क्यों है या फिर हमें डॉलर वगैरह की जरूरत क्यों है, क्योंकि भाई फॉरेन एक्सचेंज को एक एसेट मानना शुरू किया गया है। डॉलर वगैरह अगर फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर हम डॉलर रखते हैं, तो इन्हें एसेट क्लास में मानना शुरू किया है हमने फॉरेन एक्सचेंज को। और साथ ही साथ में फंड मैनेजमेंट एसेट्स बहुत सामने आए हुए हैं, जैसे हेज फंड वगैरह हो गया, पेंशन फंड हो गया। इन सबको अपने पैसे जो ज़्यादा होते हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए, तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज हमारी मदद करता है। स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप एंड ऑप्शंस आर फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन द फॉरेक्स मार्केट। तो कुछ में स्पॉट कोई जो है वो नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं। बाकी फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शन ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। स्पॉट एक रेट होता है। हाँ, जब आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा 3 तरीके के रेट होते हैं, कैश, टर्म और स्पॉट। 3 तरीके के रेट होते हैं। कैश का मतलब आज की डेट में सेटलमेंट, टर्म मतलब टुमारो सेटलमेंट, स्पॉट मतलब टुमारो के बाद सेटलमेंट होता है। ठीक है? तो ठीक है। फॉरेक्स मार्केट इज ए 24 आवर मार्केट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन सर्टेन बिजनेस आवर्स ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज। ट्रेड्स टेक प्लेस अमंग बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। मतलब ये बोलते हैं कि भाई फॉरेक्स मार्केट 24/7 चलती है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर बंद होने वाला कोई कहानी नहीं होती, 24/7 काम करती है। तो बिजनेस आवर पर डिपेंडेंसी नहीं होती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन बिजनेस आवर्स। ट्रेड जो है बैंकों के बीच में डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द ग्लोब लिए जाते रहते हैं। यानी कि भाई मान लो कि हम इंडिया की फॉरेक्स मार्केट बंद हो गई है 9 से 5, तो अमेरिका की चल रही होगी, अमेरिका वाले खरीद बेच रहे होंगे, या कहीं न कहीं जो है ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है। तो 24/7 ये exchange rates are so flexible that significant changes happens quite frequently, which enables to make several transactions every day। तो देखिए जो एक्सचेंज रेट है ना वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब ये बोलते हैं कि एवरी 4 सेकंड में, हर 4 सेकंड में फॉरेक्स का रेट बदल जाता है। $1 इक्वल टू कितने रुपए का होगा, हर 4 सेकंड में बदल जाता है। ये बोल मतलब असलियत में ऐसा बोला जाता है कि आपने अगर अपनी स्क्रीन से नज़र हटाई और दोबारा स्क्रीन पर किया तब तक रेट बदल चुका होता है डॉलर का, ठीक है? तो वही बोलते हैं कि ये एक्सचेंज रेट इतना फ्लेक्सिबल होता है कि भई बहुत तेज़ी के साथ में रेट में बदलाव आते हैं। तो ऐसे में दिन भर में कई ट्रांज़ैक्शन की जा सकती हैं, सेवरल ट्रांज़ैक्शन। जैसे भई मानो कि मैंने $1 ₹70 का खरीदा, ठीक है? पता चला 4 सेकंड बाद जो है $1 जो है 70.30 रुपए का हो गया। मैंने तुरंत ही बेच दिया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि अभी मार्केट में 70.50 रुपीज़ का चल रहा है, फिर एक खरीदा और पता चला थोड़ी देर बाद जो है 70.80 का होगा, फिर बेच दिया। इस तरीके से मतलब मुझे दिन भर में बहुत बार अपॉर्च्युनिटी मिलती है, बहुत बार मौके मिलेंगे जो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। इसीलिए जो है मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन व्हिच इनेबल टू मेक सेवरल ट्रांज़ैक्शंस एवरी डे। हर दिन कई सारी ट्रांज़ैक्शंस आप करने लगते हैं। इफ वी हैव एन एलॉबरेट एंड रिलायबल ट्रेड टेक्नोलॉजी, वी कैन मेक अ बिज़नेस व्हिच नो अदर बिज़नेस कैन मैच बाय एफिशिएंसी। मतलब ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास में बढ़िया व्यवस्था हो, एलॉबरेट एंड रिलायबल ट्रेड टेक्नोलॉजी हो, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद हो, कंप्यूटर वगैरह वो सारी व्यवस्था हो अगर हमारे पास, तो हम एक ऐसा बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जिसको कोई भी बिज़नेस मैच नहीं, कोई बिज़नेस इसकी कंपेयर में आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है जितना ये जो है फॉरेक्स मार्केट दे सकता। समझिए बात को। इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न दैट द pivotal banks buy expensive electronic equipment and maintain the staff of hundreds of traders operating in different sectors of the forex market। तो बिना कारण के तो ऐसा नहीं कि जो अच्छे-अच्छे बैंक हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, महँगे-महँगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद रखे हैं और सैकड़ों जो है तेज़-तर्रार स्टाफ को भर रखा है, हायर कर रखा है, ट्रेडर्स को हायर कर रखा है, जो फॉरेक्स मार्केट के डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, कि प्रॉफ़िट यहाँ बनता है। इसीलिए मतलब लेकिन हमें भई इक्विपमेंट्स वगैरह और व्यवस्था चाहिए, जानकारी चाहिए। ये बात हो गई सर हमारी, हमने बात करी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमने पहले देखा कि फीमा एक्ट 1999 का सेक्शन 2(n) बताता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हाँ, फॉरेन करेंसी प्लस डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस जो फॉरेन करेंसी में पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, किसी विदेशी करेंसी में अगर पे करना हो
ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो इंडियन रुपए में लिखे गए हों लेकिन डॉलर में पेएबल हों या डॉलर में लिखे गए हों या किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा ये बिल बनाए गए हों और इंडियन करेंसी में पेएबल हों यानी डॉलर में बनाए गए हों, इंडियन करेंसी में पेएबल हों, ये सारे के सारे फंड जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ही पार्ट होते हैं। फॉरेक्स मार्केट डेवलप होने के पीछे इंटरनेशनल ट्रेड है। हम अपने देश में बेच करके उतना आगे नहीं बढ़ सकते जितना हम विदेश में बेच करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट भी थी हमारी, इंटरनेशनल ट्रेड भी करना था, इस वजह से फॉरेक्स मार्केट बहुत बढ़ी आगे। ये प्राइमरली जो है ओवर द काउंटर मार्केट होती है, ओटीसी होती है। इवन दो यहाँ एक्सचेंज में ट्रेडेड एक्सचेंज मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, उसी तरीके से एक्सचेंज पर भी ट्रेडिंग होती है फ्यूचर। उसका एग्जांपल में फ्यूचर्स को हम ले सकते हैं, ठीक है? ये जो ओटीसी ट्रांज़ैक्शन होती हैं या एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांज़ैक्शन होती है, इससे मार्केट की गहराई डिसाइड होती है। अगर फिजिकली हम देखें, तो भाई ये न्यूज़ीलैंड से लेकर अमेरिका तक, ईस्ट में न्यूज़ीलैंड से लेकर के और वेस्ट में अमेरिका तक ये फैली हुई है। टाइम ज़ोन का भी डिफ़रेंस है, मतलब 19 घंटे का टाइम ज़ोन का डिफ़रेंस है ऑकलैंड और सैन फ्रांसिस्को में। यानी कि जब ऑकलैंड में मार्केट 9 बजे खुलती है, उस समय पिछले दिन का 1 बज रहे होते हैं रात में सैन फ्रांसिस्को, इतना डिफ़रेंस होता है। कुछ बहरीन वगैरह ऐसी लोकेशंस पर सिचुएटेड हैं कि उन वो टोक्यो और न्यूयॉर्क दोनों के साथ में, ईस्ट में टोक्यो, वेस्ट में न्यूयॉर्क, इन दोनों के साथ में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इनकी जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है। क्या ये सब चीज़ें ध्यान रखनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना, काम की चीज़ें बहुत कम हैं। फॉरेक्स मार्केट में मेजर इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसी यूएस डॉलर, यूरो, स्टर्लिंग पाउंड ये अपनी जेन आती हैं और कुछ कम ट्रेड की जाने वाली करेंसी भी कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक और इंडियन रुपी पेमेंट भी आती होगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तब निकल कर के आई 1971 में जब हमारा जो है ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट हुआ फिक्स एक्सचेंज रेट से फ्लोटिंग रेट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कब जो है फिक्स एक्सचेंज रेट से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हमने कब शिफ्ट किया? 1971 में और वहीं से ही फॉरेक्स मार्केट सामने निकल आती है। फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं ये आपस में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर डिसाइड होता है कि एक करेंसी के बदले में दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी मिलने वाली है एज एग्रीड रेट एट एग्रीड रेट और स्पेसिफाइड डेट पर। एक्सचेंज के दौरान एक करेंसी का एक्सचेंज, ठीक है, दूसरी करेंसी के मतलब $1 के बदले में कितने रुपए मिलेगा इसका डिटर्मिनेशन सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर किया जाता है। स्कोप ऑफ ट्रांज़ैक्शन ग्लोबल करेंसी मार्केट में तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ में करेंसी पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि हाँ, इतने डॉलर से ज़्यादा नहीं ले जा सकते या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें हटाई जा रही रिस्ट्रिक्शंस, तो उसका भी प्रभाव हो रहा है, ठीक। अब भी क्या है कि एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज को अभी एसेट क्लास माना जा रहा है, तो इसकी महत्व बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ में बहुत सारे फंड मैनेजमेंट एसेट मार्केट में है, हेज फंड, पेंशन फंड का बहुत सारा पैसा है। उनको इन्वेस्ट करने के लिए कोई न कोई एवेन्यू, कोई न कोई जगह चाहिए होती है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शंस ये कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर मार्केट होती है और ये किस बिज़नेस आवर पर निर्भर नहीं करती है। कहीं न कहीं ट्रांज़ैक्शन हमेशा होती ही रहती है, सैटरडे संडे बंद रहता है। लेकिन भई हमारा आज मान लीजिए एक देश में संडे है, तो हो सकता है किसी देश में आज अभी सैटरडे ही चल रहा हो, तो ट्रांज़ैक्शन 24 इंटू 7। एक्सचेंज रेट इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि इनमें बहुत तेज़ी के साथ हर 4 सेकंड में चेंजेज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में एक ट्रेडर दिन भर में बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस ले सकता है। इसके लिए लेकिन हमारे पास एलोबरेट टेक्नोलॉजी अगर हो, ठीक है, बढ़िया अच्छा इक्विपमेंट वगैरह अगर हमारे पास अवेलेबल हो, तो हम एक ऐसा बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, जिसको कोई भी बिज़नेस मैच नहीं कर सकता है। और इसी वजह से जो अच्छे-अच्छे बैंक हैं, उन्होंने महँगे-महँगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रखे हैं, इक्विपमेंट खरीद रखे हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्टाफ को ट्रेडर के तौर पर लगा रखा है, जो कि फॉरेक्स मार्केट के डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। डिफरेंट सेक्टर मतलब कोई फॉरवर्ड मार्केट में होगा, कोई जो है फ्यूचर्स में डील कर रहा होगा, कोई ऑप्शंस में डील तरीके से हो रही है। सॉल्यूशन ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया। हमारे देश में फॉरेक्स मार्केट कैसे-कैसे आगे बढ़ी है? इंडियन फॉरेक्स मार्केट ओज इट एस्टेब्लिशिंग टू द इम्पोर्टेंट स्टेप दैट आरबीआई टुक इन 1978 अलाउ बैंक्स टू अंडरटेक इंट्राडे ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे देश में फॉरेक्स मार्केट जो है निकल करके तब आती है जब आरबीआई ने इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ करी 1970। ठीक है, 1978 में इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करी किसने? आरबीआई ने। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है सर? इंट्राडे का मतलब होता है विद इन सेम डे। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी
रिलायंस के शेयर से समझ आपने खरीदा। सोचिए कि आपने 100 शेयर खरीदे, ठीक है? एक 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, आपने 100 शेयर खरीदे और खरीद करके रख लिए। अब आपका मन है आप बेचो, आपके बच्चे बेचें, आपके नाती-पोते, यानी कि हमें पता नहीं हम 100 साल तक इसको 10 साल तक रखें। दूसरा विकल्प ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या बोलती है भई कि अगर 100 शेयर आज खरीदे हैं ना, अगर इफ यू बाय टुडे, तो जब मार्केट क्लोज़ होगी उतने समय तक आज ही आपको 100 शेयर ये सेल कर देने हों। दैट्स इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है? अगर 100 खरीदे हैं तो 100 आज ही बेचने पड़ेंगे। अगर आप नहीं बेचोगे तो मार्केट खुद बेच देगी। तब वो मैकेनिज़्म होती है, वो अपने आप ही बेच जो भी रेट रहेगा। तो वो अब आप खुद देखो, ठीक है? तो इसमें प्रॉफ़िट भी होता है, लॉस भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सोचो कि हमने जो है 100 शेयर खरीदे, मान लीजिए ₹1200 का 1 शेयर खरीदा। मार्केट की बुरी हालत हुई और पता चला कि अब शेयर जो है ₹900 का आ गया। उसी दिन में ही ₹900 का आ गया। इससे ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है। तो भई अब 900 पर ही बेच करके जाना पड़ेगा क्योंकि भई हम रख नहीं सकते इंट्राडे ट्रेडिंग ली हुई। तो हम कितना करेंगे 9 3 ₹300 का हमको लॉस होगा। तो बेहतर विकल्प ये होता है भई जिनको ज़्यादा जानकारी होती है वही इंट्राडे लेते हैं। और बाकी लोग जो है होल्ड करते हैं, भाई हमने 1200 का खरीदा है, मान लो मार्केट 900 की हो गई, तो मैं होल्ड करके रखूँगा, 2, 4, 6 महीने, 1 साल रखूँगा, फिर ये 1200-1500 का होगा तब बेच दूँगा, ठीक है? इंट्राडे का कॉन्सेप्ट होता है, उम्मीद है आप लोग करते होंगे, नहीं करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। एज़ ए consequence, the stipulation of maintaining square or near square position was to be complied with only at the close of business is मतलब पहले बैंकों से ये कहा जाता था, आपको अपनी पोज़ीशन स्क्वायर में रखनी है या नियर स्क्वायर में रखनी है पूरे दिन, हमेशा। यानी कि अगर कोई बैंक $100 बाई करता था, तो उससे बोला जाता था कि इमीडिएट ही आप $100 सेल भी करो। स्क्वायर या नियर स्क्वायर बोलते हैं। कि अगर $100 नहीं बेच रहे हो, तो $90 जो है बेच दो, सेल कर दो, नियर स्क्वायर, ठीक है? ये मतलब दिन भर ये कर हर ट्रेड में ये करना होता था। पहले बैंकों को हर ट्रेड में स्क्वायर एंड नियर स्क्वायर पोज़ीशन मेंटेन करनी होती थी। लेकिन बाद में बैंकों को आरबीआई ने कहा कि नहीं, जब बिज़नेस एंड हो, ईच बिज़नेस डे जब क्लोज़ हो, उस समय आपको इसको स्क्वायर कर लेना होगा, पूरे दिन नहीं करना है। यानी कि मतलब अब ये है कि जैसे मान लो अ, बैंक ने $100 बाई किए, फिर मान लो $200 बाई किए, फिर जो है $300 बाई किए, तो कोई बात नहीं, दिन भर बाई करते रहो। लेकिन जब शाम होती है, मान लो दिन भर में तुमने $1000 बाई किया है, तो क्लोजिंग ऑफ बिज़नेस पर आपको $1000 सेल करना होगा, ठीक है? तो स्क्वायर नियर स्क्वायर की पोज़ीशन आपको शाम को मेंटेन करनी है, हर ट्रेड पर नहीं करनी है। नहीं तो पहले क्या था, $100 खरीदे तो तुरंत ही बेचो, 200 खरीदा तो $200 बेचो, $300 खरीदा तो $300 बेचो। तो ये चीज़ का भी एक रिलैक्सेशन आरबीआई ने दिया। During the period 1975 से 1992, the exchange rate of rupee was officially determined by RBI। अब देखो ये चीज़ बोल रहे हैं कि 1975 से लेकर के 1992 तक, 1975 से लेकर के 1992 तक एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी जो है कौन डिसाइड करता था? आरबीआई। यानी $1 इक्वल टू ₹20 होगा कि ₹25 होगा, इस चीज़ का डिसीजन कौन लेता था? आरबीआई लेता था, ठीक है? और वो कैसे डिसाइड करता था आरबीआई? इन टर्म्स ऑफ अ वेटेड basket of currencies of India's major trading partner, and here were significant restrictions on the current account transaction, and there were तो आरबीआई कैसे डिसाइड करता था कि डॉलर का रेट ₹20 होगा, ₹25 ₹30 क्यों कह रहा हूँ, 1975 वगैरह की बात चल रही तो ज़्यादा नहीं था उसमें। तो 1975 में ₹20 ₹25 ₹26 का रेट रहता था। तो आरबीआई डिसाइड करता था कैसे? कि जो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं, उनकी जो करेंसी का था एक बास्केट बनाया हुआ था। जैसे अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा डॉलर में, यूरो में, पाउंड स्टर्लिंग वगैरह में डील करते थे, इस तरीके की जो डीलिंग वगैरह होती थी हमारी, ठीक है? या हम मान लीजिए जापानीज़ येन में डील करते थे, तो ये एक बास्केट होती है जिसका वेटेड एवरेज लेते थे और उसी के आधार पर हम फॉरेन करेंसी का रेट तय किया करते थे, ठीक? ये आरबीआई किया करता था। और इसके अलावा करंट अकाउंट ट्रांज़ैक्शन पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा करके आरबीआई ने रखी हुई। फिर आता है इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन जुलाई 1991 saw significant two-step downward adjustment in the exchange rate of the rupee on July 1 and July 3, 1990, with a view to placing it at the appropriate level in line with the inflation differential to maintain the competitiveness of मतलब उन्नी 1991 आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं और यहाँ 2 स्टेप डाउनवर्ड एडजस्टमेंट किया गया एक्सचेंज रेट में, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को, ताकि जो डॉलर का रेट है
यानी कि जो फॉरेन करेंसी का रेट है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जा सके इस चक्कर में। तो ये जो बातें कह रहे हैं अभी थोड़ा कम समझ में आ रही है, हम इसके बारे में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा, तो आपको चीज़ें समझ में ये पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। ये बोलते हैं कि 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी। तो बाय मिड 1991 इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैड प्लम्ब्ड टू रफली $1 बिलियन, barely enough to cover 3 वीक्स ऑफ एसेंशियल इंपोर्ट लाइक ऑयल। मतलब ये बोलते हैं कि 1991 के मध्य में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सिर्फ $1 बिलियन के बराबर था। और अगर हम मान लीजिए ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो केवल 3 हफ्ते तक हम ऑयल खरीद सकते थे। बाद में हमारे पास डॉलर बचता ही नहीं पेमेंट करने के। ये तो इसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा गया 1991। और इसी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म भी आए थे। 1991 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म भी आए थे। अ मेजर रीज़न फॉर दिस क्राइसिस वाज़ दैट द रूपी वाज़ सेवरली ओवर वैल्यूड। मतलब इन्होंने बोला कि ये जो प्रॉब्लम हुई थी उसके पीछे वजह थी कि जो हमारी रुपया था ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड मतलब क्या होता है? जैसे $1 जो है ₹26, $1 के बदले ₹26 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल रहे थे सिर्फ $1 के बदले में ₹18। ओवर वैल्यूड हो रखा था, ज़्यादा ही मजबूत था, ठीक है? बिकॉज़ द एक्सचेंज रेट वाज़ आर्टिफिशियली पेड बाय द आरबीआई, इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमिक रियलिटी। भई आरबीआई डिसाइड करता था ना, बताया ना आपको कि 1975 से लेकर के 1990 75 से लेकर 91 तक, हाँ, लिखा हुआ है 92 तक, 1975 से लेकर 1992 तक रेट कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीआई डिसाइड कर रहा था। वही बोल रहे हैं कि उस समय डॉलर का रेट या फॉरेन करेंसी का रेट आरबीआई डिसाइड करता था, ये ट्रू इकोनॉमिक रियलिटी को नहीं दिखाता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी। आरबीआई खुद डिसाइड करता था कि रेट क्या रहने वाला है। इसी कड़ी में पहला स्टेप लिया गया 1 जुलाई 1991 को, 1 जुलाई 1991 को आरबीआई डेप्रिसिएटेड द रूपी बाय रफली 9% अगेंस्ट मेजर करेंसी के अगेंस्ट में आरबीआई ने 9% डेप्रिसिएशन लगा दिया। इसमें रुपए में डेप्रिसिएशन यानी कमज़ोर कर दिया, कम कर दिया। और दूसरा स्टेप लिया गया 3 जुलाई को, 2 दिन बाद 1 जुलाई फिर 3 जुलाई को स्टेप 2 उठाया गया। जस्ट 2 डेज़ लेटर आरबीआई फॉलोड अप विथ अनदर डेप्रिसिएशन ऑफ अबाउट 11%। तो पहले 9% घटाया और फिर उसके बाद में 2 दिन बाद 11% घटाया। इकट्ठे इसलिए नहीं घटाया क्योंकि अगर इकट्ठा घटा देते तो हो सकता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस मच जाती। तो इसलिए आरबीआई ने इसको 2 स्टेप में रुपए को डिवैल्यूएट किया। रिजल्ट क्या हुआ? ओवर ओवर 3 डेज़ द रूपीज़ वैल्यू वाज़ एडजस्टेड डाउनवर्ड बाय द क्युमुलेटिव 18 से 20%, मूविंग फ्रॉम रफली 21 पर यूएसडी टू नियरली 26 यूएसडी। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि पहले डॉलर जो है, यानी कि ये जो 1 जुलाई और 3 जुलाई की घटना के पहले $1 ₹26 का था। लेकिन आरबीआई ने इसको घटा करके $1 जो है, सॉरी, पहले ₹21 का था और इसको घटा करके ₹26। डेप्रिसिएशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। पैसे को कमज़ोर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये बोल रहे थे कि ओवर वैल्यूड हमारा, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारे पास क्राइसिस चल रही है। ठीक है? तो $1 ₹21 से घटा करके ₹26 इन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको समझ में आएगा, तो ये बता रहे थे कि इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन जुलाई 1991 का सिग्निफिकेंट 2 स्टेप डाउनवर्ड। अब आपको समझ में आएगा 2 स्टेप डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी। रुपए का वैल्यू गिराई गई 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को 2 बार जो है एडजस्टमेंट किया गया। इसलिए कि ताकि जो है एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लाइन विथ इन्फ्लेशन डिफरेंशियल लेकर आए, मतलब इन्फ्लेशन से मैच करते हुए रुपए का दाम डिसाइड किया जा सके, उसके चक्कर में ये सारा काम किया गया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी, इसीलिए ये 1 जुलाई 1991 को डिप्रिशिएट किया गया रुपए को और 3 जुलाई को भी डिप्रिशिएट किया गया और 26, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे रफ समझिए चीज़ों को, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग द, नहीं तो कहोगे सर क्या ₹26 पर डॉलर याद रखना? नहीं, ये सब कुछ नहीं था। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर सी रंगराजन थे, द LERMS लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम involving dual exchange rate mechanism was instituted in March 1992, which was followed by the ultimate convergence of dual rate effective from 1 March 1990, also known as modified LERMS। क्या कह रहे हैं समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब ये प्रॉब्लम हो गई हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो सरकार ने एक कमेटी बनाई बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को देखते हुए। एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे, हेड थे
डॉक्टर सी रंगराजन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई हमें LERMS फॉलो करना चाहिए, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जिसमें डुअल एक्सचेंज रेट की बात इन्होंने कही, डुअल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म फॉलो करने की बात की गई। और ये 1992 मार्च 1992 में LERMS इंस्टीट्यूट किया जाता है। उसके बाद में, इसके बाद में ये जो डुअल एक्सचेंज रेट था इनको कन्वर्ज कर दिया गया, एक ही में मिला करके डुअल रेट को एक ही में कन्वर्ज करके एक सिंगल रेट लाया गया 1 मार्च 1993 से 1993 से, और इसे मॉडिफाइड LERMS कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया है थोड़ा सा समझाएं, और डिटेल में समझना है, एक एग्जाम्पल से, ये पूरा डिटेल है उसकी। व्हाट वाज हैपनिंग, थोड़ा सा समझ, हाउ द डुअल रेट मैकेनिज्म LERMS वर्क, LERMS मैकेनिज्म कैसे काम करती थी। तो अंडर LERMS इंडिया टेम्पोरली ऑप्टेड विथ टू डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स रनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब LERMS जब आया तो इंडिया ने दो डिफरेंट एक्सचेंज रेट एक साथ रन किए, समझ रहे हो, नहीं आगे बढ़ते हैं, आएगा। एनीवन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज लाइक एक्सपोर्टर या सिटीजन रिसीविंग रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड हैड टू कन्वर्ट देयर अर्निंग्स बेस्ड ऑन अ स्ट्रिक्ट 40-60 रेट, मतलब इन्होंने कहा कि अगर विदेश से पैसा आता है, डॉलर आता है, तो उसको 40-60 स्प्लिट में आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या मतलब है, 40% ऑफ जो अर्निंग थी उसको ऑफिशियल रेट पर ट्रेड करना होता था, ऑफिशियल रेट जो RBI सेट करता था, RBI डिसाइड करता था, और 60% ऑफ अर्निंग के लिए मार्केट रेट यूज किया जाएगा, जो कि सप्लाई और डिमांड से डिसाइड किया जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ सर कि RBI क्या चाहता था, RBI ये चाहता था, अभी जो रेट है वो RBI डिसाइड करता है, खुद मैं डिसाइड करता हूँ, RBI खुद डिसाइड करता था, ठीक है। तो ये चाहते थे कि अब हम खुद ना डिसाइड करें, बल्कि अब ये मार्केट के फोर्स से डिसाइड हो, मार्केट के फोर्स से डिसाइड हो। लेकिन अगर हम RBI आज डॉलर का रेट $1 ₹26 का है और हम इसको छोड़ देंगे एकदम अचानक से मार्केट के रेट पर, तो उसका असर ये होगा, हो सकता है कि मार्केट में एकदम परेशानी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँ। तो उसी चीज़ को सँभालने के लिए, मतलब एकदम अ, फिश को पॉन्ड में एकदम अचानक से छोड़ने के बजाय इन्होंने सहारा देने का प्रयास किया। ऐसा करो कि सीधे जो है मार्केट को मत डिसाइड करने दो, इसमें से ऐसा करो कि 40% अर्निंग पर RBI वाला रेट लगाओ और बाकी 60% अर्निंग पर मार्केट का रेट लगाना शुरू इन्होंने 1992 की ये बात है, ठीक है। तो वही बोला इन्होंने, डुअल रेट का कॉन्सेप्ट यहीं पर ये लेकर के आए हुए थे, डुअल रेट मैकेनिज्म, एक दो रेट एक साथ में एक ही समय पर, यही बोल रहे हैं कि इंडिया साइमल्टेनियसली दो एक्सचेंज रेट रन कर रही थी, टू डिफरेंट रेट्स, एक साथ दो रेट, यानी एक ऐसा रेट जो RBI डिसाइड कर रहा है और एक ऐसा रेट जो मार्केट खुद डिसाइड कर रहा है। और जब जब ये कुछ दिन चला और सब कुछ ठीक रहा, जब ये सब चीज़ें चली और सब कुछ ठीक रहा, तो आती है डेट 1 मार्च 1993 की, डुअल रेट्स वर यूनिफाइड। अब जो है जब RBI को ये लगा कि सब कुछ ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अब ये सब नौटंकी बंद करो, सीधे-सीधे ये रेट हम लेंगे, ठीक है। 1 मार्च 1993 को दोनों रेट को एक में मिला करके यूनिफाइड एक रेट हो गया और यहाँ पर जो है मार्केट डिसाइड करने लगी। विथ दिस यूनिफिकेशन द 40-60 स्प्लिट वाज एबॉलिश्ड, मतलब इस यूनिफिकेशन से 40 और 60 का ये जो स्प्लिट था वो खत्म कर दिया गया। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड 100% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वर कंडक्टेड एट द मार्केट डिटरमाइंड रेट, यानी 1 मार्च 1993 से जो रेट डिसाइड हुआ मार्केट डिटरमाइंड हुआ। मतलब कहने का ये हुआ, इसके पहले क्या होता था, 40% अर्निंग ऑफिशियल रेट पर और 60% अर्निंग मार्केट रेट पर। लेकिन इन्होंने कहा कि ये डेट 1 मार्च 1993 से अब 100% जो अर्निंग होगी वो इस रेट पर ट्रेड की जाएगी, ठीक है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया में मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट किस डेट से लागू हुए थे, तो 1 मार्च 1993 तक। उससे पहले कौन डिसाइड करता था एक्सचेंज रेट, RBI डिसाइड किया करता था, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में, अब यहाँ वापस अगर आप आओगे तो आपको अब ये लाइन, ये पैराग्राफ ज़्यादा समझ में आएगा। क्या, सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल की कमेटी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जिसके हेड थे डॉक्टर सी रंगराजन, उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए मार्च 1992 में LERMS स्टेबलाइज किया गया, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया, जहां पर डुअल एक्सचेंज रेट इन्वॉल्विंग डुअल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, इसमें डुअल एक्सचेंज रेट, अब आपको समझ में आ रहा होगा, डुअल मतलब दो एक्सचेंज रेट थे, कौन से, एक RBI डिसाइडेड और एक मार्केट डिसाइडेड, 40-60 का स्प्लिट किया गया था, ठीक है। विच वाज फॉलोड बाय द अल्टीमेट कन्वर्जेंस ऑफ डुअल रेट, और जब सारी बातें बन गई
तो 1 मार्च 1993 को इन दोनों रेट को, ये जो दोनों डुअल रेट थे, इनको कन्वर्ज कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया आपस में, ठीक है? कब से? 1 मार्च 1993 से, ठीक है? अब देखो ये बात आपको समझ में आई कि अच्छा ये कहानी है। बैकग्राउंड में इतनी सारी कहानी थी, ये इतना लिख कर के भाग जाते हैं। द यूनिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट regime ऑफ रूपी बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि एक मेरे ख्याल से 1 मार्च 19 1 मार्च 1993 ये जो डेट थी, यहाँ पर रेट्स एक्सचेंज रेट का यूनिफिकेशन कर दिया गया, यानी कि अब मार्केट डिसाइडेड और आरबीआई डिसाइडेड 2 रेट नहीं रह गए। सिर्फ मार्केट डिटरमाइंड रेट एक्सचेंज रेट यहाँ पर शुरू हो गया और मार्केट डिटरमाइंड रेट भी किस पर आधारित थे? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन फॉरेक्स मार्केट थी। तो यहीं से ही 1 मार्च 1993 से हम जो है मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ जाते हैं। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोग्रेस टुवर्ड करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी व्हिच वाज फाइनली अचीव्ड इन अगस्त 1994 by accepting Article 8 of the Articles of Agreement of IMF International Monetary Fund। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा समझाते हैं। ये बोलते हैं कि भाई हमने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में भी प्रोग्रेस की और फुल्ली करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अगस्त 1994 में अचीव की गई, जब जो है IMF का आर्टिकल 8 हमने हस्ताक्षर किए, साइन किए। ये क्या चीज़ होती है? तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, समझते हैं। देखो, ट्रांज़ैक्शन 2 तरीके की होती हैं, एक करंट अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन और एक होती है कैपिटल अकाउंट की, ठीक? 2 तरीके की ट्रांज़ैक्शन होती है। कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन वो होती हैं जिसमें आपका कुछ एसेट बन जाता है, कोई लायबिलिटी बन जाती है। जैसे आप अगर टीवी खरीद लें, आप फ्रिज खरीद लें, आप मोबाइल खरीद लें, तो एक एसेट क्रिएट हो जाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन आती है। करंट अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन ऐसी होती है, इससे कोई एसेट लायबिलिटी नहीं बनती, ये खर्चा होता है एक तरीके से। जैसे हमने मोबाइल का रिचार्ज कर लिया, जैसे हम जो है होटल में खाना खा लिया, जैसे हम होटल में स्टे कर गए, हमने मैच देख लिया, का टिकट खरीद लिया, तो ये करंट अकाउंट एक्सपेंस है, क्योंकि अगर मैच का टिकट खरीद लिया तो उससे क्या बदल जाए? कोई एसेट लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है, ठीक है? आपने मोबाइल का रिचार्ज कर लिया, कोई एसेट लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो, तो ये करंट अकाउंट ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांज़ैक्शन हो। करंट अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी का ये मतलब था सर, कि मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति है, मान लो उसके पास में बहुत सारे रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए, ठीक है? यह व्यक्ति चाहता है कि 1000 करोड़ रुपए को मैं डॉलर में कन्वर्ट करूँ, कन्वर्टिबिलिटी का ये मतलब, $1000 को मैं 1000 करोड़ रुपए को मैं डॉलर में कन्वर्ट कर लूँ और ये सारा का सारा पैसा ले जाकर के विदेश में इन्वेस्ट कर दूँ। या मेरे पास बहुत सारा डॉलर है, मैं उसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या अलाउ है? मतलब 1000 करोड़ रुपए को मैं डॉलर में पूरा कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या गाइडलाइन है? तो वहाँ पर गाइडलाइन यही थी कि हम पूरी तरह से 1000 करोड़ रुपए को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन 1994 में जब हमने अगस्त 1994 में आईएमएफ के साथ में टाई अप किया, तो करंट अकाउंट ट्रांज़ैक्शन के पर्पज़ से फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी दे दी। मतलब कहने का 1000 करोड़ रुपए को डॉलर में पूरा कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, व्यक्ति के पास में 1 लाख करोड़ है, बिल्कुल, ये भी कन्वर्ट किया जा सकता है, फुल्ली कन्वर्टिबल है करंट अकाउंट के लिए। ध्यान रखिएगा कि जो रुपया डॉलर में बदलेगा, इससे आप सिर्फ़ करंट अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे, आप कैपिटल अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकेंगे। सोचो कि 1 लाख करोड़ रुपए हैं, मैं ले जाकर के अमेरिका में फैक्ट्री खोल दूँ, नहीं, वो काम आप नहीं कर सकते। उसके लिए फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी अभी भी नहीं है। कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। ऐसा इसलिए किया है आरबीआई ने, क्योंकि अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी दे देंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो सारा का सारा डॉलर निकाल करके लेकर के भाग सकते हैं। सारा का सारा डॉलर निकाल करके लेकर भाग सकते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के प्रयास में फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं दी गई। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन है वो फुल्ली कन्वर्टिबल, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल्ली अवेलेबल है हमारे देश में। मुझे उम्मीद है जो मैं समझाना चाहता था वो आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है? द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पॉपुलरली नोन एज Sudhani Committee in November 1994 was a landmark in the design of foreign exchange market in India। तो मतलब सोधानी कमेटी आती है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई सोधानी कमेटी किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है? नवंबर 1994 में एक सोधानी कमेटी आती है, तो इसने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के डिज़ाइन में बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया।
The group studied the market in great detail and came up with the far-reaching recommendation to develop, widen and deepen the forex market. मतलब इस ग्रुप ने खूब अध्ययन किया अच्छे से गहराई में जा करके और बहुत सारे रिकमेंडेशन ये लेकर के आए। क्या किया, क्या रिकमेंडेशन थी, ये सारी बातें इन्होंने बहुत ज़्यादा बताई नहीं है, पर ठीक है, अपना काम हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, बैंक्स हैव बीन अकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव एंड फ्रीडम टू ऑपरेट इन द मार्केट। यही सोधानी कमेटी की ही रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो बैंक थे उनको पर्याप्त फ्रीडम दी गई, सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लेने की आज़ादी दी गई। यहाँ फॉरेक्स मार्केट के डेवलपमेंट में आप मदद करिए। दिस लेड टू द इंक्रीजिंग टर्नओवर ऑफ फॉरेक्स मार्केट व्हिच रोज फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली $6 बिलियन डेली इन 2000 टू $70 बिलियन डेली एट प्रेजेंट। मतलब अब ये सोधानी कमेटी वगैरह के रिकमेंडेशन का प्रभाव ये हुआ कि जहाँ 2000 में हर दिन इंडिया में $6 बिलियन की ट्रांजैक्शन होती थी फॉरेक्स मार्केट में, मौके पर प्रेजेंट में तो क्या ही होगा, 2-4 साल पहले की बात करें, लेकिन ठीक है, $70 बिलियन की ट्रांजैक्शंस पर डे बेसिस पर हो रही है। तो मतलब काफ़ी प्रोग्रेस करी अगर हम देखें तो। तो यहाँ पर हमने बात करी भई कि फॉरेक्स मार्केट कैसे इवॉल्व हुई है, तो इन्होंने बोला कि 1978 में बैंकों को इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ करी गई, से मार्केट सामने निकल कर के आई। स्क्वायर और नियर स्क्वायर पोजीशन मेंटेन करने की जो बात थी, वो बिज़नेस आवर क्लोजिंग पर कर दी गई। हर समय नहीं, सिर्फ जब डे एंड हो रहा है, उस समय इसको मेंटेन करिए। 1975 से लेकर के 1992 तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर याद है अब 1 मार्च 1993 को ही हमने आरबीआई के रेट की जगह पर मार्केट डिटरमाइंड रेट को एक्सेप्ट किया, है ना? एक आरबीआई की जगह पर मार्केट डिटरमाइंड रेट, इसीलिए इन्होंने लिखा है 1975 से लेकर 92 तक जो एक्सचेंज रेट होता था वो आरबीआई डिसाइड। अब बात समझ में आई? क्योंकि 1 मार्च 1993 से फुल फ्लेज जो है हम मार्केट डिटरमाइंड रेट की तरफ चले गए। इसके अलावा यहाँ पर भी एंड देयर वर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कन्वर्टिबिलिटी वाली जो बात आपको समझाई थी, वो यहाँ पर लिखी हुई थी। हम थोड़ा समय नहीं जोर दे पाए थे क्योंकि समझाना उचित नहीं था। अभी आपको समझ में आया होगा कि हाँ, यहाँ पर देयर वर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन, पहले सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस होती थी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पर भी, लेकिन अब फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी अवेलेबल इन्होंने करवा दी है। द इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म 19 जुलाई 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई। उसी के तहत भारत सरकार ने 1 जुलाई को और 3 जुलाई को आरबीआई ने 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को रुपए को डिवैल्यूएट किया, डिवैल्यूएशन कर दी। क्यों? क्योंकि उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो रही थी 1991 में। हमारे पास केवल $1 बिलियन बचा हुआ था फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर, जो कि 3 हफ्ते के कच्चा तेल खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त होता था। ठीक है? इस वजह से प्रॉब्लम हुई और इसकी वजह से मतलब जब हमारे पास पेमेंट के लिए प्रॉब्लम हुई तो ये देखा गया कि हमारा रुपया ओवर वैल्यूड है। तो उसी क्यों ओवर वैल्यूड? तो क्योंकि रेट आरबीआई डिसाइड करता था, मार्केट से डिसाइड होता नहीं था। तो जो रेट रखना चाहे वो रख लेते थे। तो उसी के तहत 1 जुलाई 1991 को आरबीआई ने रुपए को 9% डेप्रिशिएट किया और 3 जुलाई को 11% और डेप्रिशिएट किया। कुल मिलाकर के 20%, 18 से 20% रेट हटा दिया गया, डेप्रिसिएशन कर दिया गया। जहाँ ₹21 रेट होता था, वहाँ ₹26 आ गया है। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अच्छा, हमारे देश का जो डॉलर का दाम जो है मतलब ₹90 हो गया, वो क्यों हो रहा है? अब आपको ये चीज़ें थोड़ा रिलेट हो रही होंगी कि अच्छा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपए का दाम गिर रहा है। फिर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर के, डॉक्टर सी राजन के हेड थे। उन्होंने सजेस्ट किया मार्च 1992 में कि हम जो है लिबरलाइज़्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERMS को फॉलो करेंगे, जहाँ पर 2 एक्सचेंज रेट एक साथ लेकर के आएँगे। एक आरबीआई द्वारा डिसाइडेड रेट और एक मार्केट द्वारा डिसाइडेड रेट। और फिर बाद में 1 मार्च 1993 को ये दोनों रेट एक में मर्ज कर दिए जाएँगे और वो मार्केट डिटरमाइंड रेट कहलाएगा। ये मैकेनिज़्म कैसे काम करती है, पूरा 40-60 का हिसाब-किताब, ये मैंने आपको पूरा समझाया है और ये इम्पोर्टेंट डेट है 1 मार्च 1993, क्योंकि इस डेट से मार्केट डिटरमाइंड रेट हमारे यहाँ चालू हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने बोला कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी हमारी फुल्ली हो गई, कब से? अगस्त 1994 से। ये भी पूछ कि अगस्त 1994 से हमारा जो रुपया है, वो फुल्ली कन्वर्टिबल हो गया। फिर एक सोधानी कमेटी बनाई गई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की गहराई से अध्ययन करने के लिए। तो उसने बहुत सारे सजेशन दिए जिनका मार्केट में बहुत सारा प्रभाव भी पड़ा। उसी ने ही बैंकों को बहुत सारी आज़ादी भी दी कि मार्केट में ऑपरेट करने के लिए काफ़ी सारी आज़ादी सोधानी कमेटी ने अवेलेबल करवाई थी। उसी का प्रभाव ये हुआ कि जहाँ 6 बिलियन की ट्रांज़ैक्शन एक दिन हमारे देश में सन 2000 में, वहीं अब जो है $70 बिलियन की ट्रांज़ैक्शन पर डे होने लगी है। ठीक है? अगला टॉपिक लेंगे जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट की
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं? लिक्विडिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या-क्या खासियत है? लिक्विडिटी होती है, प्रॉम्प्टनेस होती है, अवेलेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल रेगुलेशन होता है, वैल्यू होती है, वन वैल्यू कोटेशन होती है, मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, मार्जिन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें पर होती हैं। तो हम बात करें अगर लिक्विडिटी की, द मार्केट ऑपरेट द enormous money supply and gives absolute freedom in opening or closing position the current market quotation। भाई इसमें बहुत सारा मैंने आपको बताया ना कि 6.6 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है दिन भर में, तो यहाँ बहुत सारा पैसा होता है। डिमांड और सप्लाई की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप कोई भी जो है पोजीशन ओपन या क्लोज़ करना चाहते हो, ओपन मतलब बाई करना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो मार्केट में हमेशा कोई न कोई बैठा हुआ है जो आपकी इस डील को निपटाएगा, ठीक है? तो हाई लिक्विड होता है। हाई लिक्विडिटी इज़ पावरफुल मैग्नेट फॉर एनी इन्वेस्टर बिकॉज़ इट गिव्स द फ्रीडम टू ओपन और क्लोज़ पोजीशन साइज़ व्हाटएवर मतलब अगर हाई लिक्विडिटी होगी तो भाई ये इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? कि उसको पूरी आज़ादी होती है कि वो किसी भी समय अपनी पोजीशन को ओपन या क्लोज़ कर सकता है, किसी भी साइज़ का हो। ऐसा नहीं है जैसे बॉन्ड मार्केट में इतनी फ्रीडम नहीं है। बॉन्ड मार्केट में अभी सोचो कि 1000 करोड़ का आप अगर सेल करना चाहो, बॉन्ड नहीं बिक पाएगा। लेकिन अगर $1000 का अगर आप बेचना चाहो, बिल्कुल बेचा जा सकता है। ठीक है? तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉम्प्टनेस होती है विद अ 24 आवर वर्क शेड्यूल पार्टिसिपेंट इन द फॉरेक्स मार्केट नीड नॉट वेट टू रिस्पॉन्ड टू एनी गिवन इवेंट एज इन केस ऑफ मैनी मार्केट मतलब यही है कि 24 मार्केट होती है, तो ऐसे में हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉम्प्टली हम ट्रेड कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी अ पॉसिबिलिटी टू ट्रेड राउंड द क्लॉक अ मार्केट पार्टिसिपेंट नीड नॉट वेट टू रिस्पॉन्ड टू एनी गिवन वही फिर से सेम बात कही कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर हमेशा रहती है, आपको किसी इवेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड अरेंजमेंट सिस्टम A position may be opened for a predetermined period of time in the forex market at the investor's discretion, which enables the plan timing of one's future activity in advance. फ्यूचर एक्टिविटी इन एडवांस मतलब कहने का ये हुआ कि भाई यहाँ पर क्या है फ्लेक्सिबल रेगुलेशन होते हैं। अगर हमें कोई पोजीशन ओपन करनी है प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड देने के लिए 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या होता है कि वन्स फ्यूचर एक्टिविटी एडवांस में डिसाइड की जाती है। मतलब मुझे भविष्य में क्या करना है, आज से 6 महीने बाद मुझे $10,000 मिलने हैं, तो उसको बेचने का अरेंजमेंट मैं आज ही कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये व्यवस्था होती है। वैल्यू द फॉरेक्स मार्केट है ट्रेडिशनली नो सर्विस चार्ज एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल बिड आस्क मार्केट स्प्रेड बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड प्राइस। मतलब ये कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर सिर्फ बिड और आस्क जो मार्केट का स्प्रेड होता है, उसी से ही कमाई करी जाती है। बिड मतलब होता है बाई और आस्क मतलब होता है सेल, ठीक? बिड रेट, बाई रेट, आस्क रेट यानी सेलिंग का रेट होता है। इसमें स्प्रेड होता है मतलब जो फॉरेक्स में कोटेशन लिखी जाती है फ्रेंड्स वो ऐसे लिखी जाती है 70.60 प्लस 70.90 ऐसे लिखा जाता है। यानी अगर बैंक खरीदेगा तो ₹70 60 पैसे का, बेचेगा तो ₹70 90 पैसे का, यानी 30 पैसे का यही स्प्रेड है। देख रहे हैं आप यहाँ से, ये 30 पैसे का, 30 पैसे का यहाँ पर स्प्रेड है। यही उस बैंक का प्रॉफिट होता है। वन वैल्यूड कोटेशंस विथ हाई मार्केट लिक्विडिटी मोस्ट सेल्स may be carried out at uniform market price, thus enabling to avoid the instability problem exist with future and other forex investment where limited quantities of currency can be sold concurrently प्राइस क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। वन वैल्यूड कोटेशन का मतलब ये होता है कि सोचो किसी व्यक्ति के पास में 1000 करोड़ डॉलर हैं और वो उसको बेचना चाहता है। तो भई 1000 करोड़ डॉलर सोचो कि वो ये सोचता है कि हम 90 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो अगर मार्केट में 90 का रेट चल रहा है तो वो बेच सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत सारी है। दूसरी मार्केट यही होती, दूसरी मार्केट हो, सोचो कि तुम्हारे पास में 1000 करोड़ रुपए मौजूद हैं। दूसरी मार्केट है, तो वहाँ पता चलेगा कि भाई जो है 600 करोड़ रुपए के खरीदार तो मौजूद हैं 90 रुपए पर, लेकिन अब इसके बाद में 90 रुपए पर कोई खरीदने के लिए राज़ी नहीं है क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट ही नहीं है। तो बाकी का 400 करोड़ रुपए हमको जो है अब बेचना पड़ेगा सिर्फ़ 85 रुपए पर। क्यों? 85 पर क्यों बेचूँगा? क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं भाई, अगर बेचना चाहते हो तो फिर सस्ते में बेचो, मजबूरी हो जाएगी तुम्हारी, खरीदार है ही नहीं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट की ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पर एक ही कोटेशन में पूरा माल निपटाया सकता है विद हाई लिक्विड मार्केट लिक्विडिटी खूब लिक्विडिटी होने की वजह से मोस्ट सेल्स में बी कैरीड आउट एट यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस
ज़्यादातर सेल एक यूनिफ़ॉर्म प्राइस पर ₹90 का प्राइस है तो उसी प्राइस पर ही निपटाई जा सकती है। थस इनेबलिंग टू अवॉइड द इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम एक्जिस्टिंग विथ फ्यूचर एंड अदर फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट वेयर लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ द करेंसी कैन बी सोल्ड करंटली एंड एट ए स्पेसिफाइड, मतलब जैसा हमने बताया कि लिमिटेड क्वांटिटी ही बेच सकते हो दूसरी मार्केट में। 600 करोड़ का ही बेच सकोगे डॉलर, 400 करोड़ का आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। यही चीज़ उन्होंने बताई हुई है। मार्केट ट्रेंड, currency move in a quite specific direction that can be tracked for rather a long period of time, मतलब करेंसी एक डायरेक्शन में मूव करती है। मतलब कहने का या तो भाई देखो, जैसे इनका कहने मतलब है कि अगर देखा जाए $1 का रेट, तो अभी मौके पर जो है क्या स्थिति, पहले ₹60 का था, फिर ₹70 का हुआ, ₹80 का हुआ, ₹90 का हुआ, इस तरीके से 100 150 ऐसे चलता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो बोलते हैं कि करेंसी मूव करती है एक विशेष डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन, अभी बढ़ते ट्रेंड में है। डॉलर और रुपए का रेट अगर देखा जाए तो डॉलर का रेट बढ़ता हुआ ट्रेंड फॉलो कर रहा है और ये लंबे समय के दौरान हम देख सकते हैं। ईच पर्टिकुलर करेंसी डेमोन्स्ट्रेट इट्स ओन टिपिकल टेम्पररी चेंज, लेकिन हर एक करेंसी अपना खुद का टेम्पररी चेंज भी दिखाती है, व्हिच प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट इन द फॉरेक्स मार्केट। मतलब ये कहने का, पूरी कहानी का श्रेय ये है कि अगर हम देखें लंबे समय में तो भाई डॉलर 50 का था, 60 का था, 70 का था, 80 का था, 90 का, इस तरीके से ये ट्रेंड चलता जा रहा है। लेकिन टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो भाई डॉलर मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो किसी दिन ऐसा रहा होगा कि डॉलर का रेट 90 था, अगले दिन पता चला 89 हो गया, उसके अगले दिन पता चला कि जो है अब 87 हो गया है, फिर से 92 हो गया है, फिर 95 हो गया है, फिर मतलब जो है 86 हो गया है। तो मतलब लंबे समय में हम देखें तो भाई हमको यही दिख रहा है कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच-बीच में अप्स एंड डाउन्स आर आल्सो देयर, और यहाँ जहाँ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वहीं पर अपॉर्च्युनिटी मिलती है मैनेजर जो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कि वो कमा सकते हैं अपॉर्च्युनिटी, वो पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। द मार्जिन, मार्जिन मतलब द क्रेडिट यानी लेवरेज मार्जिन इन द फॉरेक्स मार्केट इज ओनली डिटरमाइंड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कस्टमर एंड द बैंक आर द ब्रोकरेज हाउस दैट पुशेस द मार्केट एंड नॉर्मली इक्वल टू 1:100। क्या मतलब है? समझाता हूँ मैं। देखिए, मार्जिन या उसे लेवरेज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि मानो मेरे पास में, मेरे अकाउंट में सिर्फ़ $1 है, मेरे अकाउंट में सिर्फ़ $1 है, लेकिन मैं $100 की ट्रांज़ैक्शन ले सकता हूँ। यही मार्जिन है, यही लेवरेज है। बात समझे? तो मतलब जैसे इंट्राडे जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं बैंक में, मान लीजिए ज़ीरोधा आपके पास है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आपके खाते में ₹1,00,000 हैं। तो ये 10 गुना 10 टाइम्स अलाउ करता है, यानी आप 10 लाख रुपए तक का शेयर एक दिन में खरीद सकते हैं। यही लेवरेज है, यही मार्जिन। सिंपल सी बात है, यानी जेब में पैसे नहीं है पर फिर भी हम ट्रेड ले पा रहे हैं, दैट इज़ मार्जिन और लेवरेज। अब क्या होगा, हमने 10 लाख रुपए की ट्रेड ले ली और सोचो कि इसमें हमें ₹50,000 का फ़ायदा हो गया, मान लेते हैं 50 के का फ़ायदा हो गया। तो भाई हमने खरीदा 10,000 का और बेच करके ₹10,000 10 लाख का खरीदा और 10 लाख का बेच भी दिया। तो 10 लाख तो ज़ीरोधा के पास चले गए और 50,000 का प्रॉफ़िट हमने बुक कर लिया। तो ये बोलते हैं कि लेवरेज या क्रेडिट जो है फॉरेक्स मार्केट में कौन देगा भाई? कस्टमर और बैंक के बीच में डिसाइड होगा या कस्टमर और ब्रोकरेज हाउस के बीच में डिसाइड होगा, और ये 1:100 का होता है फ्रेंड्स, ओके? 1:100, यानी अगर तुम्हारे खाते में $1 है तो $100 तक के तुम ट्रांज़ैक्शन जो है ले सकते हो। दैट इज़ लेवरेज और ब्रोकरेज। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें करनी थी हमें। ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में ये हेडिंग भी पूछ लेते हैं कई बार, सिर्फ़ हेडिंग पूछेगी, इनमें से कौन-सा फॉरेक्स मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? लिक्विडिटी, प्रॉम्प्टनेस, अवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबल रेगुलेशन, वैल्यू, ये चीज़ें मतलब हेडिंग भी पूछ लेते हैं, समझिए बात। गहराई में ना उतर करके ऊपर से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विडिटी होती है, मार्केट में बहुत सारा पैसा होता है, तो ऐसे में कोई भी पोजीशन ओपन या क्लोज की जा सकती है बिना किसी दिक्कत के, और चूँकि बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, पैसा हमेशा अवेलेबल रहता है, डॉलर अवेलेबल रहता है, तो ऐसे में इन्वेस्टर भी यहाँ बहुत अट्रैक्ट होते। प्रॉम्प्टनेस 24/7 ये मार्केट चलती है, किसी इवेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद में आप अपनी कोई भी पोज़ीशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 3 महीने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में एडवांस में ही अपनी फ्यूचर एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर देता है। वैल्यू होती है, मतलब कहने का कोई सर्विस चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है, बिड और आस्क रेट के बीच में जो स्प्रेड होता है वही बैंक की कमाई होती है। वन वैल्यूड कोटेशन होता है, मतलब कितनी भी बड़ी ट्रांज़ैक्शन हो उसको एक ही रेट पर हम निपटा सकते हैं, इसकी ये ख़ासियत होती है। मार्केट ट्रेंड्स की अगर बात करें तो भाई लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि करेंसी किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में या तो बढ़ते क्रम में है या तो घटते क्रम में है। लेकिन अगर
छोटे क्रम में देखा जाए तो वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स टेम्परेरी चेंजेस आर देयर, ठीक है, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। तो अगर टेम्परेरी चेंजेस होते हैं तो फॉरेक्स मार्केट को मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर जैसे वही डॉलर का रेट घट बढ़ रहा है तो उस घटने बढ़ने का हम फ़ायदा उठा के प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। मार्जिन भी यहाँ पर होता है, लेवरेज की फैसिलिटी होती है। लेवरेज यानी उधारी, मार्जिन होता है यानी कि अगर ₹1 है तो ₹100 का बिज़नेस आप कर सकते हैं, ₹100 का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर 1:100 का मार्जिन का रेशियो रहता है। मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि यहाँ कौन-कौन इस मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट बीइंग वेरी लार्ज एंड डीप हैज़ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट। ग्लोबल जो फॉरेक्स मार्केट होती है, वो बहुत बड़ी और गहरी होती है। तो ऐसे में कौन-कौन मार्केट पार्टिसिपेंट्स? कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं। दे जनरली एक्ट ऑन देयर ओन बिहाफ आर बेस्ड ऑन नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट। यानी कि फॉरेक्स मार्केट में जो कमर्शियल बैंक होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, या तो खुद के प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आते हैं या अपने कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डॉलर वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। ब्रोकर्स होते हैं यहाँ पर, दे एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एज ए लिंक विथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन एक्सचेंज मार्केट फॉर अ फी। मतलब कहने का ब्रोकर जो होते हैं, ये फीस लेते हैं, ये मीडिएटर का काम करते हैं इंडिविजुअल लोगों के बीच में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीच में। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई वगैरह। सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई आर रिस्पांसिबल फॉर इश्यूइंग देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज करेंसी एंड मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। भाई जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने देश की करेंसी यानी जैसे रुपया है उसको इश्यू करें, उसको कंट्रोल करें, उसकी सप्लाई को कंट्रोल करें। ये सारी ज़िम्मेदारी सेंट्रल बैंक्स की हो। सेंट्रल बैंक देयरफॉर इंटरवेन इन करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में इंटरवेन करते हैं क्योंकि भाई हम रुपए की इश्यू करना और कंट्रोलिंग सारा हम ही देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक ही देख रहा है, तो इंटरवेन करेंगे ही करेंगे। इंडिविजुअली आर इन कोऑर्डिनेटेड वे टू कीप द वैल्यू ऑफ देयर करेंसी विद इन द लिमिट डिफाइंड बाय देयर मॉनेटरी पॉलिसी इन परसुएंट टू एक्सप्लिसिट कमिटमेंट सच एज इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आर अदरवाइज यूजिंग देयर फॉरेन करेंसी रिजर्व। कहानी इतनी सी है कि जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं, उनका काम क्या होता है, मतलब जो है अपने देश की करेंसी रुपए को इश्यू करना, उसको कंट्रोल करना। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक करेंसी मार्केट में इंटरवेन करते हैं, इंडिविजुअली भी करते हैं या मिल-जुल करके करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आरबीआई की कोशिश ये रहेगी कि जो हमारी करेंसी रुपया है, उसकी जो वैल्यू है एक डिफाइंड लिमिट के अंदर है, और डिफाइंड लिमिट कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा डिसाइड किया जाता है, और इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व वगैरह भी मेंटेन करते हैं। फिर आ जाता है हमारा सोवरजीन फंड। क्या आ जाता है सर हमारा? सोवरजीन फंड, सरकारी फंड। देयर आर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड दैट इन्वेस्ट प्रोसीड्स फ्रॉम बिजनेस प्राइवेटाइजेशन, नेचुरल रिसोर्स, ऑयल गैस इन फॉरेन करेंसी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, वही सोवरजीन फंड मतलब सरकार का फंड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी अगर प्राइवेटाइजेशन किया गया किसी बिज़नेस का, तो जो पैसा आता है वो, या नेचुरल गैस वगैरह से जो पैसा आता है ऑयल गैस का, वो चीज़ें जो है फॉरेन करेंसी एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि डॉलर वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। हेज फंड, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़, ये भी जो है पार्टिसिपेंट हैं। तो दीज़ एंटिटी इंटरवेन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विथ स्पेकुलेटिव पर्पज़ आर टू ऑब्टेन मतलब ये जो हेज फंड वगैरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह होते हैं, ये फॉरेक्स मार्केट में आते हैं स्पेकुलेटिव पर्पज़ से। वही जो मैंने आपको बताया था, स्पेकुलेशन करना, सट्टेबाज़ी करना एक तरीके, और रिटर्न पाने के चक्कर में ये लोग आते हैं। फिर है मल्टीनेशनल लार्ज कॉर्पोरेशन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजर्स, ये सभी लोग आते हैं। दीज एंगेज इन एक्सचेंज मार्केट फॉर कमर्शियल और इन्वेस्ट ये इन्वेस्टमेंट ये आते हैं यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट में कमर्शियल या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। इंडिविजुअल्स की बात करें, दे ऑपरेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर ट्रांज़ैक्शन हेजिंग और स्पेकुलेटिव पर्पज़। तो ये भी जो है इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये भी आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हेजिंग करने से, यानी रिस्क को कम करने के लिए, या स्पेकुलेटिव पर्पज़ से, भई दाम अभी ₹70 है, 71 हो जाएगा तो मैं प्रॉफ़िट कमा लूँगा, इस पर्पज़ से ये आते हैं। ये हो गए सर यहाँ पर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो मार्केट पार्टिसिपेंट में अगर हम देखें, तो कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक आते हैं, प्रॉफ़िट कमाने के लिए खुद या फिर कस्टमर के लिए आते हैं। ब्रोकर का काम करते हैं, लोगों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में ब्रोकर का काम करते हैं। ये फ़ीस लेते हैं, ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑपरेट करते हैं। सेंट्रल बैंक, आरबीआई वगैरह, ये भी हमारे फॉरेक्स रिज़र्व को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में ऑपरेट करते हैं। सोवरजीन फंड गवर्नमेंट के फंड होते हैं, ये भी फॉरेक्स मार्केट में। हेज फंड, इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट। इसके अलावा मल्टीनेशनल लार्ज कॉर्पोरेशन वगैरह जो हो गई, बड़ी कंपनियाँ हो गई, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजर,
इन्वेस्टमेंट वगैरह कंपनियाँ जो होती हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सभी भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, चाहे वो हेजिंग पर्पज़ हो, चाहे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी लेनी हो और चाहे जो है स्पेकुलेटिव पर्पज़। तो बस यहीं पर बात खत्म होती है सर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।